आइए आज हम लोग बात करेंगे त्रिवेणी विधा पर। त्रिवेणी विधा के बारे में जो जानकारी मुझे मिली उसके अनुसार ये प्रसिद्ध गीतकार साहित्यकार गुलजार साहब की सृजित की हुई विधा है और उनको मैंने पढ़ा इस बारे में। गुलजार साहब को उन्होंने लिखा है कि जिस तरह से हमारे देश में संगम है तीन नदियों का, तो उसी आधार पर उन्होंने इस त्रिवेणी विधा को रचा है। त्रिवेणी विधा जैसा कि आप नाम से समझ पा रहे होंगे, तीन पद होते हैं इसमें, त्रिपदी है ये। इसके पहले दो पद एक संपूर्ण शेर होते हैं, ठीक है। तीसरा जो पद आता है, क्योंकि वो भी इसी रचना में है, वो इस शेर के जो भावों का जो प्रवाह है उसको संपूर्णता दे देता है, या फिर कहें तो इस पहले जो एक शेर है उसको एक नया आयाम देता है। तो जैसे गंगा यमुना नदी प्रत्यक्ष रूप से दृश्यमान है और सरस्वती नदी दृश्यमान नहीं होकर भी अपनी सार्थकता सिद्ध करती हैं, उसी हिसाब से गुलजार साहब का कहना है कि जो तीसरा पद आता है इसमें, तीसरी पंक्ति जो आती है, वो इसको इन दोनों पंक्तियों का जो एक शेर है उसको संपूर्णता देती है और एक नया आयाम देती है। तो ये हो गई इसके शिल्प पर बात। जितना मैंने पढ़ा है उस हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूं। अब त्रिपदी है तो कुछ लोग इसकी तुलना हाइकू से भी कर देते हैं, लेकिन हाइकू में वर्णों का एक निश्चित क्रम होता है, जबकि त्रिवेणी में वर्णों या मात्राओं का कोई क्रम नहीं बताया गया है। आइए अब यहां देखिए त्रिवेणी विधा का उदाहरण। मेरी स्वरचित ये रचना है, एक प्रयास मेरा समझाने के लिए उदाहरण। नैनों की खिड़की से जब जब दिखी तुम, लगी कामना तब हृदय गुदगुदाने, ठिकाना तुम ही तो नहीं हो हमारा। इसमें आप पहली दोनों पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। इन दोनों पंक्तियों में जो अधूरापन है वो देखिए, और दोनों मिलकर जिस भाव को प्रकट कर रही हैं वो देखिए। नैनों की खिड़की से जब जब दिखी तुम, अपने आप अकेले इस पंक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि इसमें अधूरापन है कि जब कोई खिड़की से दिखा तो उसके आगे क्या, बस। अब इस दूसरी पंक्ति को देखिए, लगी कामना तब हृदय गुदगुदाने। अगर अकेले इस पंक्ति को भी आप अलग से पढ़ेंगे तो भाव स्पष्ट नहीं होगा, लेकिन जब हमने इन दोनों पंक्तियों को एक साथ कर दिया, नैनों की खिड़की से जब जब दिखी तुम, लगी कामना तब हृदय गुदगुदाने, ये एक दूसरे पर आश्रित पंक्तियां मिलकर एक संपूर्ण शेर बन गई। अब तीसरी पंक्ति पर आइए, ठिकाना तुम ही तो नहीं हो हमारा। तो इन दोनों पंक्तियों को आप लोग पढ़ेंगे तो आपके मन में क्या आया कि जब कवि ने किसी को देखा तो उसके मन में विशेष भावना जगी। तो अब तीसरा इसके बाद पॉइंट तो यही हो सकता है कि जब किसी को देखकर हमारे मन में वैसी भावना आ रही है प्रेम की, तो कहीं वही उस व्यक्ति के प्रेम का लक्ष्य तो नहीं है। वही बात हमने इस पंक्ति में कही। तो त्रिवेणी को जितना मैंने समझा है उसके हिसाब से हम इसी तरह से लिखेंगे। गुलजार साहब ने भी कहा है कि जिस तरह सरस्वती नदी गुप्त रहती है, तो इस त्रिवेणी विधा में उसी सरस्वती नदी वाली जो भावना है, जो तीसरी पंक्ति है, उसको गुप्त से प्रकट करना रचनाकार का उद्देश्य होना चाहिए। हाँ, बतौर रचनाकार, क्योंकि देखिए हम आप सब लोग सीखने वाले ही लोग हैं, मनुष्य जीवन भर सीखता है, तो इस भावना से बतौर रचनाकार एक प्रश्न जो इस विधा को लेके मेरे मन में आया जब मैंने इसके बारे में पढ़ा, तो इसमें मात्राओं का कोई बंधन नहीं है, वर्णों का कोई बंधन नहीं है, यहां तक कि मापनी भी नहीं है। तो जैसे वे लोग जो कुछ लंबे समय से लिख रहे हैं वो तो समझ जाएंगे कि हाँ, हमको पंक्तियां इस तरह से रखनी है कि रचना लय में बनी रहे। लेकिन जो नए लोग हैं जिनको उतना अनुभव नहीं है, जब वो शुरू शुरू में प्रयास करेंगे, या फिर आजकल के तो बहुत से ऐसे भी कवि हो गए हैं जिनको कोई मतलब रहता नहीं, सीधे लिखे जाते हैं, तो उन पर जो एक नियंत्रण होता है मापनी से, छंदों की संख्या, वर्णों की संख्या से, मात्राओं की संख्या, वो इसमें कैसे लगेगा।
क्योंकि पंक्ति का मतलब ये जरूरी तो नहीं कि जितने वर्ण हमने इसमें लिखे उतने ही। अब कोई मान लिया कि कोई एक पंक्ति के नाम पर भावनाओं में जज्बातों में बह गया, तो वो बहता चला जाएगा, और दूसरी पंक्ति बिल्कुल इतनी छोटी सी हो जाएगी। एक पंक्ति में 10 शब्द भी हो सकते हैं, अगली पंक्ति में 2-4 शब्द की भी एक पंक्ति हो सकती है। तो वो रचना कैसी लगेगी देख के मैं कुछ कह नहीं सकता। तो ये प्रश्न मेरा, अगर गुलजार साहब ये वीडियो देख रहे हैं तो उनसे भी है, और जो भी वरिष्ठ लोग देख रहे हैं उनसे भी है। तो विधा ये आपको कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में तब भी आपका स्वागत है। ठीक है।